हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर आप अन्य किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी जो है प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइल से। पूछा गया है कि मुलायम धातु की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि मुलायम धातु की फाइलिंग करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइल की बात करें तो ये एक प्रकार का कटिंग टूल्स होता है, या और भी इसको डिटेल्स में समझें तो फाइल एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होता है, जिसका प्रयोग जॉब की सरफेस से अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए इसका जो है फाइल का हम प्रयोग करते हैं। फाइल जो है कट के हिसाब से 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, जैसे कि सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल और रास्प कट फाइल। ठीक है, तो इसमें सिंगल कट फाइल की बात की गई है कि मुलायम धातु की फाइलिंग के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, और इसके फेस पर जो दांते बने होते हैं वह एक ही स्ट्रोक में बने होते हैं, और इसका जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है डीप कटिंग एक्शन के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपकी जो फाइल होती है कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती हैं, तो उसी का एक प्रकार है कर्व कट फाइल। ठीक है, तो याद रखिए कि डीप कटिंग कार्यों के लिए हम जो है कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है SI के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और चूँकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि SI के अनुसार लंबाई की जो मूल इकाई होती है वह मीटर होती है। 1 मीटर में आपका 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है वो आपका 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है आपका 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का इंजीनियरिंग कार्यों के लिए लंबाई की प्रेफर्ड यूनिट मिलीमीटर है। यानी कि जितने भी इंजीनियरिंग कार्य होते हैं, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए हम जो है लंबाई मापने के लिए हम मिलीमीटर यूनिट का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये उसी को प्राथमिकता दी जाती है, मिलीमीटर में लंबाई जो ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टील रूल्स को स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाते हैं या बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टील एक प्रकार का जो है लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा रेखीय माप को मापा जा सकता है, और इसकी जो अल्पतमांक होती है यानी कि लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी कि आधा मिलीमीटर होता है। और स्टेनलेस स्टील जो है आपका स्टील रूल जो है आपका स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इसके साथ ही स्प्रिंग स्टील के भी स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं, स्टील रूल बनाए जाते हैं। तो जो आपकी कर्व स्टील जो होती है रूल होती है, स्टील रूल होती है, उसको हम स्प्रिंग स्टील से बनाते हैं, जिसका प्रयोग जो है हम कर्व शेप को माप लेने के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा कि कर्व स्टील रूल का प्रयोग कर्व शेप की माप लेने के लिए करते हैं, और इसको जो है हम स्प्रिंग स्टील से बनाते हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता लगभग 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 mm इकाई की है। तो जो ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है वह 10 मिलीमीटर पर लगभग 0.002 मिलीमीटर तक ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है हम किसी भी जॉब के 90 डिग्री पर सेट करने के लिए, किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, किसी भी जॉब की उसकी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ट्राई स्क्वायर से भी संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का गोलाकार छड़ का केंद्र निकालने के लिए जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गोले जॉब का केंद्र निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से कैलिपर का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि गोले जॉब का केंद्र निकालने के लिए जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जेलमिक कैलिपर के अन्य नाम हार्मोफ्लोराइड, ऑड लेग और पॉइंट टू लेग कैलिपर भी कहते हैं इसे। तो ये सारे इनके जेनी कैलिपर के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कैलिपर को लकड़ी की सतह पर धीरे धीरे खटखटा कर उसकी सेटिंग की जाती है। तो जो कैलिपर होते हैं इनको माप लेने से पहले इनके दोनों जो पॉइंट्स होते हैं उनको एक सीध में सेट किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी की सतह पे खटखटा कर उसकी सेटिंग की जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके पॉइंट से दिया गया तो पूछा जाता है कि कैलिपर के पॉइंट्स को केस हार्डनिंग की जाती है, या इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कैलिपर के पॉइंट्स को केस हार्डनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कॉपर
सल्फेट में नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है। तो कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर, ठीक है, पर्शियन ब्लू, ये सभी आपके क्या है, मार्किंग मीडिया है। कॉपर सल्फेट जो है आपका जहरीला मार्किंग मीडिया होता है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट को पानी के साथ साथ इसमें नाइट्रिक एसिड को भी डाला जाता है, तो यह इस वजह से क्या होता है, जहरीला हो जाता है। तो इसको आप याद रखिए कि कॉपर सल्फेट में नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, इस वजह से यह क्या होता है, जहरीला कहलाता है। और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो है आपका जहरीला होता है। आपको पहले बता चुके हैं हम कि मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो सेलुलोज लेकर है वो आपका विभिन्न रंगों में पाया जाता है। इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया फिनिश की गई सतह पर प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो पर्शियन ब्लू है ये फिनिशिंग की गई या मशीन की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम जाब की सरफेस फिनिश के हिसाब से करते हैं, ये बात आपकी याद रखिए। यानी कि जब अगर रफ सतह है तो वहाँ पे वाइट वाश का प्रयोग करेंगे, और फिनिश की गई सतह है वहाँ पे तो हम वहाँ पे पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सतह परिष्करण के अनुसार मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सतह परिष्करण के अनुसार ही हम मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मार्किंग मीडिया होता क्या है, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मार्किंग की जाने वाली जाब की सतह पर लगाया जाता है, ताकि मार्किंग की हुई रेखाएं जो है आपको अच्छे प्रकार से विजुअल हो सके, आपको दिखाई पड़ सके। तो ये अब याद रखिए कि मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, पंच 2 प्रकार के होते हैं। तो पंच आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिंग पंच और एक होता है सेंटर पंच। सेंटर पंच होता है आपका जिसका एंगल होता है 90 डिग्री, और इसका प्रयोग जो है हम ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही प्रिंग पंच होता है दूसरा। तो प्रिंग पंच आपके इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्रिंग पंच 30 डिग्री और एक प्रिंग पंच 60 डिग्री होता है। तो प्रिंग पंच 30 डिग्री का प्रयोग जो होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए करते हैं, जबकि प्रिंग पंच 60 डिग्री का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और मार्किंग करते समय जो है हम एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये लगभग 2 से 3 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, हेक्साब्लेड में दोनों होल्स के उसके सेंटर के बीच की दूरी से हेक्साब्लेड का साइज लिया जाता है। तो हेक्साब्लेड में 2 आपके जो होल्स बने रहते हैं, उन होल्स के बीच के सेंटर की जो दूरी होती है उसी से हम हेक्साब्लेड का साइज लेते हैं। हेक्साब्लेड जो है आपके एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका साइज होता है 250 से लेकर के 300 मिलीमीटर साइज में ये मिलते हैं, ठीक है। तो आप और इसके बाद इसके क्या करते हैं, हेक्साब्लेड को जो है इसकी लंबाई, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, इसका लंबाई हो गया, और इसके प्रकार और इसके धातु के द्वारा इसको क्या कहते हैं, इसके पदार्थ के द्वारा हम इसको क्या कहते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो यहाँ भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेंच वाइस को इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। तो वाइस का प्रयोग किसी वर्कशॉप में जाब को पकड़ने के लिए उस पर विभिन्न ऑपरेशन करते समय करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेंच वाइस को हम इंजीनियर वाइस भी कहते हैं, ठीक है। और बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो आपकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जबकि इसका हैंडल और स्पिंडल जो है आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और इसका जो जबड़ा होता है जिसको हम जा कहते हैं, इसको टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और भी याद रखिएगा कि बेंच वाइस में जो स्प्रिंग होती है यह फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको बेंच वाइस से रखनी है। आज की वीडियो हम थोड़ा जल्दी फास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में सुनिएगा, और वीडियो को हो सकते तो दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी जो है अच्छे से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, वाइस क्लैंप एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो वाइस क्लैंप का प्रयोग जो है हम फिनिश किए हुए जाब को स्क्रैच फ्री, ठीक है, बनाने के लिए हम सॉफ्ट क्लैंप या वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। ये आपके एल्युमिनियम यानी कि सॉफ्ट मेटल से बनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाइस क्लैंप या जो सॉफ्ट जो होते हैं ये किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो आप याद रखिए कि ये सॉफ्ट मेटल या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। कोई भी यहाँ पे आपका आंसर कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग के लिए मार्किंग टेबल रेफरेंस का कार्य करती है। तो मार्किंग करने के लिए या जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी सेटिंग के लिए हम मार्किंग टेबल का
प्रयोग करते हैं जो कि आपके रेफरेंस का कार्य करती हैं। यानी कि अगर किसी भी जॉब की मार्किंग करनी हो तो हम उसे जो आपका मार्किंग क्या कहते हैं मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है उसे हम मार्किंग टेबल पर रख करके उसकी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट याद रखिएगा मार्किंग होती क्या है, थोड़ा सा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि मार्किंग होती क्या है। तो किसी भी जॉब को, ठीक है, किसी भी जॉब को काटने से या किसी भी जॉब पर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन करने से पहले हम उसकी क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग जो है आपका जो वर्कर होता है, जो ऑपरेटर होता है, उनका यह गाइडलाइन कराती है, इससे यह गाइड करने का कार्य करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से मेटल को काटना है और कहाँ पे जो है किस प्रकार का मेटल के ऊपर जो है आपको ऑपरेशन करना है। तो मार्किंग एक प्रकार का जो आपका जो ऑपरेटर होता है उनका गाइड पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है सरफेस गेज को स्क्रैबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसे हम स्क्रैबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, सरफेस गेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स सरफेस गेज, एक ठीक है एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, तो फिक्स सरफेस गेज आपका सामान्य कार्यों के लिए किसी भी जॉब को मार्किंग करनी हो तो वहाँ पे करीब प्रयोग करते हैं, या किसी भी जॉब का आपका गोले जॉब का सेंटर भी निकालना होता है यहाँ पे सरफेस गेज की मदद से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आपके यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी होती है बेस में, इसका जो स्पिंडल होता है बेस से डायरेक्टली नहीं कनेक्ट रहता है, इसके लिए यहाँ पे एक आपकी रॉकर आर्म लगी होती है। इसके द्वारा हम यूनिवर्सल सरफेस गेज द्वारा हम फाइन एडजस्टमेंट का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल सरफेस गेज के जो है आपके बेस में एक भी स्क्रू भी बना रहता है, तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉब को नट और बोल्ट की मदद से पकड़ने के लिए एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम पूछता है आपसे कि एंगल प्लेट में स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं। तो जॉब को नट और बोल्ट की मदद से पकड़ने के लिए, ठीक है, हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। एंगल प्लेट जो है आपके किसी भी जॉब को मार्किंग करते समय उसे सहारा देने के लिए, किसी वर्टिकली या किसी भी एंगल पर सहारा देने के लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। एंगल प्लेट्स में एक स्लॉट्स तो हो गया, इसके साथ ही इसमें रिप्स दिए जाते हैं। तो डिस्टॉर्शन से बचने के लिए एंगल प्लेट्स में रिप्स दिए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर क्या कहते हैं एंगल प्लेट आपका गिरता है तो उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो टूटे ना, इसकी वजह से उसमें एंगल प्लेट्स में रिप्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए हम करते हैं। स्क्राइबर के पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है कि स्क्राइबर का पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिएगा कि स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री तक होता है। स्क्राइबर मुख्यतः आपके 4 प्रकार का होते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक है, और जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो ये पूछा जाता है कि वर्नियर हाइट गेज में किस प्रकार कौन से स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि बेंट स्क्राइबर से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको नहीं याद आ रहा है, जब भी याद आएगा हम आपको आगे डिस्कशन कर देंगे उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए हैमर के फेस को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हैमर क्या होता है। तो हैमर एक प्रकार का हैंड टूल है जिसका प्रयोग जो है हम किसी भी वर्कपीस के ऊपर चोट मारने के लिए, उसे विभिन्न आकार में बनाने के लिए, उसे विभिन्न आकृति प्रदान करने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैमर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बाल पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, क्लॉ हैमर हो गया, स्लेज हैमर हो गया। तो हैमर विभिन्न प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, और कोई हैमर से क्वेश्चन एक पूछता है आपसे कि मार्किंग के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं या रिवेटिंग के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि मार्किंग और रिवेटिंग के लिए हम बाल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हैमर जो है आपके ड्राफ्ट फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। और हैमर से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो क्या कहते हैं मैलेट हैमर किसके बनाए जाते हैं। तो मैलेट हैमर जो है आपके लकड़ी के बनाए जाते हैं, ये भी इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछता है बार बार। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछता है कि हैमर का कौन सा भाग सॉफ्ट रखा जाता है। तो हैमर का जो चिक होता है, ठीक है, हैमर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फेस हो गया, ठीक है, हेड हो गया, उसका चिक होता है, आई होल होता है। तो हैमर का जो चिक होता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, और इस हैमर के इसी भाग पे यानी कि चिक पे ही उसकी स्टैम्प की गई रहती है, उसकी मतलब उसका हैमर का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है कि किस कंपनी का बनाया गया है, उसका मटेरियल क्या है और उसका वजन क्या है। ये सारी डिटेल्स जो है हैमर के चिक वाले भाग जो है पोर्शन पे या भाग पे लिखी रहती हैं।
तो ये इतनी सारी जानकारी जो है आपको हैमर से एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्जिंग शॉप में स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि फोर्जिंग शॉप में कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्लेज हैमर का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से स्लेज हैमर का मतलब होते हैं वैसे हैमर जो हेवी हो, मतलब बहुत वजनी हो। और नॉर्मली अगर आपसे पूछा है कि स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा कि स्लेज हैमर का जो वजन होता है वह 2 से लेकर के 10 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, और नॉर्मली आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन बाल पिन हैमर का, कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन जो होता है आपका 250 ग्राम होता है, यानी कि 250 ग्राम होता है, जो आपका मार्किंग वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, पूछा जा रहा क्वेश्चन कि बेवल गेज ये कौन सा किस प्रकार का यंत्र है। तो याद रखिएगा कि जो बेवल गेज है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। ठीक है, बेवल गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा कि जो यह बेवल गेज होता है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो और बेवल गेज के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी माप को पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा हम इंटरनल, एक्सटर्नल और किसी भी ब्लाइंड होल या स्टेप की गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कॉम्बिनेशन सेट में आपके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। एक आपका होता है आपका आउटसाइड डायमीटर को मापने के लिए, एक होता है इनसाइड डायमीटर को मापने के लिए। ठीक है, और इसमें एक स्क्वायर हेड होती है, एक प्रोटेक्टर हेड होती है। सॉरी प्लीज़, हम वहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं। जो इनसाइड आइसोड डायमीटर होता है वो आपका बर्नर कैलिपर में होता है। ठीक है, जो हम कॉम्बिनेशन सेट की बात करें तो इसमें एक स्क्वायर हेड होता है, एक प्रोटेक्टर होता है और एक होता है सेंटर हेड। ठीक है, तो स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं हम किसी भी जॉब का गोले जॉब का सेंटर निकालने के लिए स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं एंगल को मापने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन सेट से संबंधित इतनी सारी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, डिवाइडर का साइज 50 से लेकर के 200 मिलीमीटर तक होता है। तो याद रखिएगा डिवाइडर का प्रयोग हम स्टेपिंग के लिए या वही दूरी को ट्रांसफ़र करने के लिए, गोले किसी भी सर्किल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर्स का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर का जो है जी इससे क्वेश्चन पूछता है कि डिवाइडर के पॉइंट्स को किसके द्वारा तेज किया। तो डिवाइडर के पॉइंट्स को जो है हम ऑयल स्टोन विधि के द्वारा हम इसके क्या करते हैं, पॉइंट्स को तेज करते हैं। ठीक है, और इसका साइज होता है 50 से लेकर 200 मिलीमीटर तक होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, छोटे व्यास की ड्रिल के लिए स्ट्रेट सेंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट सेंक का प्रयोग करते हैं। तो सेंक आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक। और छोटे व्यास की कोई ड्रिल है तो उसे पकड़ने के लिए हम स्ट्रेट सेंक का प्रयोग करते हैं, बड़े व्यास की ड्रिल को पकड़ने के लिए हम टेपर सेंक का यूज़ करेंगे। ये भी अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेट सेंक वाले ड्रिल को ड्रिल चेक में पकड़ा जाता है, और जो आपकी स्ट्रेट सेंक वाली ड्रिल है उसे हम ड्रिल चेक के मध्य में पकड़ करके मशीन की स्पिंडल में उसे फिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 25 इंपॉर्टेंट निमी की बुक से तैयार किए हुए क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। और वीडियो थोड़ी सी फास्ट रिकॉर्ड हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास टाइम पर्याप्त नहीं है। इस वजह से हमने वीडियो का थोड़ा जल्दी किया है, और क्वेश्चन भी उतने हार्ड लेवल के नहीं थे जो ताकि आपको ज़्यादा समय हम दें, ताकि मतलब अच्छे से उसको हम डिटेल करें। एटलीस्ट आप अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और एक जस्ट इसको रिवीजन की तरीके लीजिएगा। तो उम्मीद है अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप अच्छा एंजॉय किए होंगे और अच्छा फील किया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लग रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी कभी हम अभी जैसे कि आप वीडियो आपको जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि टाइम का अभाव है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल से जुड़े रहे, आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।